एक्शन से लेकर रिप्रोडक्शन तक, ब्यूटी से लेकर बॉल तक, मैंने ढूंढे 32 फैक्ट्स अबाउट दंदन जो तुमको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। लाइक सीको अयाशी के काफी सारे बॉडी पार्ट्स को चाइना में बैन किया गया है। हाँ भाई, मैं तुम्हारे पॉपुलर दादी की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे तो किसी भी एंगल से दादी नहीं लगती है। इनके अपर बॉडी पार्ट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सेंसर्ड किया है। जहाँ एनिमे में हम देख पाते हैं कि सीको के ब्रेस्ट की क्लीवेज थोड़ी ओपन होती है, तो वहीं चाइनीज वर्जन में इसे पूरी तरीके से कवर करके दिखाया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि रिवर्स सेंसरिंग भी हुई है। जैसे कि एनिमे के एपिसोड नंबर 3 में हम देख पाते हैं कि इस सीन में सीको के राइट हैंड में एक सिगरेट होता है, पर वहीं मांगा के चैप्टर 4 में मोमो को गले लगाने के दौरान उनके हाथ में सिगरेट ही नहीं मौजूद होता है। अब भाई इस वाले सीन को क्यों सेंसर किया गया है, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसके साथ ही जब दोनों ग्रैनी के बीच सबसे पहली लड़ाई हमें होते हुए देखने को मिलती है, तब एनिमे के दौरान ध्यान से देखने पर सीको दादी के कान में कुछ होता ही नहीं है, बट वही मांगा के चैप्टर 3 में वो इयररिंग पहनी होती है। और मोस्ट प्रोबेबली ये इसलिए किया गया होगा ताकि एनिमेशन स्मूथली किया जा सके। साथ ही अगर तुम एनिमे के इस सीन को ध्यान से देखोगे तो लड़ाई के वक्त टर्बो ग्रैनी सर्कल के बाहर निकलने की कोशिश करती है, जिनमें उनका पैर भी जल जाता है। हालांकि वो निकल नहीं पाती, वो बात की बात है, लेकिन मांगा के दौरान ये सीन काफी चेंज होता है। वो इंटायर प्रोसेस के दौरान सर्कल में ही रहती है, कोशिश भी नहीं करती है, पर ये तो फिर भी सेंस बनाती है, पर ये वाला बिल्कुल भी नहीं। देखो एपिसोड 1 के शुरू और लास्ट में हमें केंटा का पूरा नाम सुनने को मिलता है, और आगे कई सारे और एपिसोड में नाम हमें कई बार सुनने को मिलता है। इनफैक्ट एपिसोड के शुरू में मोमो इस बंदे को इसलिए डेट कर रही होती है क्योंकि उसका फेस केंटा का कूरा से मिलता है, और ओकारोन का असल नाम भी केंटा का कूरा होता है। हाँ भाई, मोमो केंटा का कूरा से काफी ऑब्सेस्ड होती है। अब शायद तुम्हें ये कोई सेंस नहीं बना रहा होगा, पर अब जो है वो है, उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। पर इस सवाल का जवाब मुझे दंदन के एक्स्ट्रा चैप्टर को पढ़ते हुए मिला। चैप्टर 26.5 ओकारोन गोजोको 13 की स्पेशल एडिशन की डीवीडी एज अ अपॉलजी मोमो को गिफ्ट करता है, और थ्रू आउट रिसर्च के दौरान मुझे पता चलता है कि ये एक असल मांगा है, और इंटरेस्टिंगली अभी तक की सबसे लंबी वन शॉट मांगा भी रही है, जो कि क्रिएटर के जाने के बाद भी चल रही है। इतनी लंबी स्टोरी है। अब देखने पर शायद ये सीन तुमको कोई सेंस नहीं बना रहा होगा, पर ये स्पेशल एडिशन 1973 की लाइव एक्शन मूवी की होती है, जिसमें लीड एक्टर केंटा का कूरा को मेंशन किया गया है। हाँ, तो अब तुम्हें सेंस जरूर बना रही होगी। पर पता है जो सबसे वियर्ड चीज इस सीरीज में मेंशन किया गया है, वो है इसकी थीम, जो कि ऑफ कोर्स ओकारोन के बहुत पट्टी की होती है। पर पता है मजे की बात तो ये है कि ये आइडिया दंदन के क्रिएटर युकिनोबु तात्सु को एक बार के दौरान आता है, जब वो और उनके एडिटर को ज्यादा ही पी लेते हैं, और उस स्टेट में तुम समझ सकते हो कि दिमाग अपने नॉटी आई मीन एडिटर के अचानक सलाह से इस एनिमे की थीम स्टोरी डिसाइड होती है। कमाल है भाई। अब देखो सीको अयाशी एके ग्रैनी को हम सभी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वो है ही इतनी बैडास और ब्यूटीफुल, पर ये 80 साल की है। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, जो कि मुझे तो किसी भी एंगल से लगती है। लेकिन फन फैक्ट सुनो कि ये कैरेक्टर हेवनली बायोनेटा से इंस्पायर्ड है, जो कि अगेन एक जापानीज गेम बायोनेटा से लिया गया है, और जिसमें दोनों की कैरेक्टर ब्यूटी प्लस ब्रीज से भरी होती है। पर पता है इनकी एनिमे में एंट्री होने से पहले सीन में काफी सारी चीजें सेंसर की गई है, जैसे कि चैप्टर 3 के अंत में मोमो के अचानक फीडअप होने की वजह से टर्बो ग्रैनी ओकारोन पे हावी होती है। तब टर्बो ग्रैनी मोमो के पैर को टच करती है और काफी नजदीक से देखती है, जिसमें कि मोमो के काफी सारी चीजें रिवील्ड हो जाती है, और वो भी काफी सारे वियर्ड एंगल से। हालांकि तभी सीको वहां आ जाती है और एक बुरी अनहोनी होने से बच जाती है, वरना पता नहीं आगे क्या होता, वो तो भगवान ही जाने। अब ध्यान देना कि यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि पूरी लड़ाई के वक्त सीको एक बैट का इस्तेमाल करती है, जो कि एक स्पेशल स्पीड बैट होता है। एनिमे में हम देख पाते हैं कि इसके अंदर एक पेंसिल भी मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल करके सीको स्पीड बैरियर बना पाती है और ग्रैनी को ट्रैप कर पाती है। तो हाँ, ये कोई खेलने या शो ऑफ करने के लिए नहीं होता है, बल्कि एक काफी इंपॉर्टेंट स्पीड टूल होता है, जो कि सीको ग्रैनी इसका इस्तेमाल करके स्पीड बैरियर बनाती है। अब आगे बढ़े तो बहुत सारी चीजें मांगा से एनिमे बनाते समय चेंज भी किया गया है, जैसे कि चैप्टर 1 में जब शुरू में ओकारोन मिस मोमो से एलियन वगैरह की बात कर रहा होता है, या फिर मैं कहूँ कि कोशिश कर रहा होता है, तब उसके मैगजीन पर प्रेसिडेंट बराक ओबामा की फोटो मौजूद होती है। लेकिन वही एनिमे के दौरान इसे बदलकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कर दिया जाता है। लगता है एनिमेटर को भी पता चल गया था कि 2024 में इलेक्शन कौन जीतने वाला है। पर सीरियसली चेंज क्यों किया गया है, इसका जवाब मुझे भी जानना है। पता हो तो कमेंट में बताते चलना, हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में जब ओकारोन टॉयलेट के दौरान ही टर्बो ग्रैनी के द्वारा ओवरपावर हो जाता है, मोमो और
सीको के होने के बावजूद भी तो मांगा में ये सीन काफी सीरियस और हॉरिफिक फील होता है। आई मीन सिचुएशन की सीरियसनेस साफ साफ देखने को मिलती है, बट एनिमे के दौरान सीरियसनेस कम और फनी ज्यादा रहने लगती है। अब चेंजेस की बात कर ही रहे हैं तो आपने ये नोटिस किया ही होगा कि बाकी किसी भी एनिमे की तरह दैन की एनिमेशन और कलर हर सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। हर टाइम जब भी कोई नया विलन स्टोरी में एंटर करता है, एनिमेशन और कलर सिचुएशन चेंज होती रहती है। ब्लूइश हुई एलियंस के लिए, फायरी रेड टर्बो ग्रैनी के लिए, ब्लैक मिस फ्लैटवुड मॉन्स्टर के लिए और पिंकिश हुई एरोबेटिक सिल्की के लिए, और सभी एक साथ एक दूसरे से काफी अलग अलग भी होते हैं। ये में भी स्टोरी के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलिमेंट को हिस्टोरिक मैथोलॉजी से जोड़ने की वजह से हुआ होगा या फिर कुछ और, ये मुझका कोई आइडिया नहीं है, पर हाँ देखने में काफी यूनिक लगता है। क्योंकि राइटर यूकिनोबु तात्सु फायर पंच, हेल पैराडाइज, स्पाई एक्स फैमिली और चेनसॉ मैन के मांगाका के साथ एज अ को असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं, तो तुम्हें काफी सारे आर्ट स्टाइल और ग्राफिक में रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। लाइक ओकारुन फ्रॉम दैन और डेंजी फ्रॉम चेनसॉ मैन, दोनों प्रोटोगनिस्ट में हमें काफी सारे एक जैसे रिजेम्बलेंस देखने को मिलते हैं, खासकर उनके दांत जो कि भाई ऑलमोस्ट सेम होते हैं और लगभग उनके पूरे फेस का 2/3 एरिया को कवर करते हैं। अब हालांकि वो काफी सारे मांगाका के साथ एज अ को असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं, पर दैन आज जो भी है इसकी शुरुआत बिना किसी स्टोरी की हुई थी। नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि दैन के राइटर काफी सारे मांगाका को क्रिएट किए हैं, पर 1 और 1.5 फिल्म रिलीज होने के बाद कंपनी उसे लास्ट में रिजेक्ट ही कर देती थी, क्योंकि मार्केट में वो चली नहीं पाती थी और जिसकी वजह से काफी सारे मांगा और मेहनत दोनों वेस्ट होती थी, जो कि अल्टीमेटली तात्सु को डिप्रेशन की ओर ढकेली देता है और हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि शायद आगे ड्रॉ करने की ना ही उनमें कोई ताकत थी और ना ही हिम्मत। और इस वक्त पर तब उनके असिस्टेंट ने कहा कि क्यों नहीं आप बिना किसी स्टोरी के फ्री बेस ड्रॉ करते हैं, बिना किसी थॉट या बिना किसी स्टोरी के, जो मन में आए वो। और वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जो दिमाग में आया, जहाँ से रेफरेंस मिला, सभी जगह से समेट कर बस ड्रॉ करना शुरू करते हैं। और रेस्ट इज हिस्ट्री। शायद कभी कभी चीजें ज्यादा सोचनी नहीं पड़ती है, बस वायरल हो जाती है। और इसलिए तुम्हें दैन में काफी सारे अलग अलग चीजें देखने को मिल जाएगी जो तुम्हें देखो दिखाई महसूस होगी। जैसे कि कभी तुम्हें लगेगा कि ये कोई सोनेन जंप की कोई फाइटिंग बैटल वाली एनिमे है, तो कभी एक रोमांस वाली, तो कभी एक स्लाइस ऑफ लाइफ वाली। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब एनिमे में खो गए हैं इसके वैरायटीज ऑफ जेनर के कारण। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तात्सु फायरबॉल और द 6 मार्क ऑफ जस्टिस में भी एज अ को असिस्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनके एडिटर को ये पहले से ही पता होता है कि तात्सु पहले से ही काफी सारे साइंस और स्पोर्ट जेनर में काम कर चुके हैं। इसलिए वो तात्सु को उस जेनर को पढ़ने को कहते हैं जिसमें वो कभी घुसे ही नहीं होते हैं। और पता है उनके दिमाग में सबसे पहला कौन सा जेनर आता है? रोमांस। उनके दिमाग में सबसे पहला रोमांस जेनर आता है, और क्योंकि वो इस जेनर को कभी छुए तक नहीं होते हैं, तो इसलिए एडिटर पूरे 100 रोम कॉम मांगा को तात्सु को देते हैं। जी हाँ, पूरा 100 रोम कॉम मांगा को तात्सु को सॉल्व किया जाता है, और ये भी मेक श्योर करते हैं कि पूरी मांगा को फिनिश करे और इम्पोर्टेंट नोट भी तैयार करे। और इसी के दौरान तात्सु सेंसे नानी सीते आसोबु और तेंसी नांका जान आए जैसी कई सारे रोमांस मांगा को भी पढ़ते हैं और सभी को मिक्स करके दैन को क्रिएट करते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रिएटर 100 रोमांस मांगा को पढ़ने के दौरान अपने खुद की एक शॉर्ट रोम कॉम मांगा स्टोरी भी तैयार करते हैं। और भैया ये मांगा अपने में ही सबसे अलग होता है। लव कल्टीवेशन मेथड उनकी पहली रोमांस मांगा होती है, जिसमें कि मेन प्रोटैगनिस्ट अपनी पूरी लाइफ पागलों की तरह मशरूम को उगाने लगाता है, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बचपन में प्रॉमिस किया होता है। हाँ, ये चीजें सिर्फ तात्सु ही कर सकते हैं। बताओ ऐसा भी कोई प्रॉमिस करता है? तुम लोगों ने क्या क्या प्रॉमिस किए हैं? बताने तो वाले हो नहीं? ओके, नो पर्सनल अटैक। और हाँ, एक चीज और है कि रोम कॉम पढ़ने के दौरान तात्सु नोटिस करते हैं कि उसमें कैरेक्टर ऐसे चीबी फॉर्म के रूप में क्रिएट करके काफी सारे सिचुएशन या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कि ओवरऑल मांगा को फनी और इंटरेस्टिंग बनाता है। इसलिए क्रिएटर अपने मांगा दैन में भी हर एक एक्सप्लेनेटरी सीन्स में चीबी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलते हैं। पर ध्यान देना कि एनिमे के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, या मोस्ट प्रोबेबली एनिमेटर कम्प्लीटली इसे रिमूव कर दिए हैं। वैसे पर भी एनिमे के दौरान काफी सारी चीजों को सेंसर्ड या ब्लर कर ही दिया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि इसे हटाने की जरूरत थी। इनफैक्ट इससे स्टोरी और फनी लगती। हालांकि ये टोटली एनिमेटर और स्टूडियो पर निर्भर करता है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर टर्बो ग्रैनी को नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि भाई यही तो ओकारुन की पावर सोर्स है। और मैं आपको बता दूं कि टर्बो ग्रैनी को एक स्पीड योका भी माना जाता है, जिसकी रफ्तार 100 km/h होती है, जो कि ओकारुन के पावर लेवल पर कभी कभार ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि भाई अभी वो ग्रैनी की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। हालांकि मजे की बात बताऊं तो
ये पहला एनिमे नहीं है जिसमें टर्बो ग्रैनी को फीचर किया गया हो। इसके पहले भी ग्रैनी को मॉब साइको 100 में मेंशन किया गया है। नहीं भाई, मजाक नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब एक लेजेंडरी ग्रैनी को टनल में इनकाउंटर किया जाता है और जहां आराताका कहता है कि उसकी मौत उस बुढ़िया की वजह से होती है क्योंकि वो उसके पीठ पर बैठ जाती है। बताओ, अब तुम यहाँ इस योकाई को ध्यान से देखोगे तो वो टर्बो ग्रैनी से बिल्कुल मैच करती है। तो हाँ, ऐसा तुम कह सकते हो कि ग्रैनी को पहले भी मेंशन किया गया है, वो भी बिल्कुल एक योकाई के फॉर्म में। कमाल है ना? पर यही एक रेफरेंस नहीं है जो दान ने मेंशन किया है। दान खुद ही काफी सारे मांगा का अल्टीमेट कलेक्शन है जहाँ काफी सारे रेफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइक अभी रिसेंट चैप्टर्स में एक एल्केमिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको कि रियल लाइफ पर्सन काउंट सेंट जर्मन से लिया गया है, जो कि 70s 80s के समय के पॉलिटिकल मास्टर होता है और पियानो भी बजाता है, गाना बजाना, खाना निकालना और भी काफी कुछ कर लेता है। इसके अलावा भी दान के चैप्टर 48 में एक एलियन स्पेसशिप को मेंशन किया गया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली स्टार वॉर मूवी से लिया गया है। फिर एक्स्ट्रा चैप्टर 26.5 में मंकी एलियन को स्पेक्ट्रम मैन के डॉक्टर गोरी से लिया गया है। फिर चैप्टर 51 में जीजी ओकारून के साथ स्मैश ब्रोस गेम खेलने को कहता है जो कि अगेन सुपर स्मैश ब्रोस की कलेक्शन को मेंशन करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी और भी मांगा और मूवीज को मेंशन किया गया है, जैसे कि चैप्टर 119 में जीजी एक टी शर्ट पहने होता है जो कि मांगा सीरीज जागान को मेंशन करता है। फिर उसके बाद चैप्टर 51 में आयरा मोमो से बात करते हुए एसके गोल्ड एक्सपीरियंस स्किन लोशन को मेंशन करती है जो कि गियोर्नो स्टैंड फ्रॉम जोजो बिजार्स एडवेंचर को मेंशन करता है। फिर चैप्टर 63 में काइजू अल्ट्रामैन के गोमोरा को मेंशन करता है, तो वही सर्पो एलियंस के फॉर्म्स को दादा एलियंस फ्रॉम अल्ट्रामैन से लिया गया है। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि तुम्हारे डीपेस्ट ड्रीम में आने वाले जाने माने चेहरे को भी मेंशन किया गया है। चैप्टर 83 में इस बंदे को ध्यान से देखो, आई एम श्योर तुमने इस चेहरे को एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। हाँ, याद नहीं है वो बात की बात अलग है। दादा के क्रिएटर ने हर जगह से जो मिला उसको उठाकर बस समेट कर आपको परोस दिया है। हालांकि जो भी किया है खिचड़ी बढ़िया बनाया है, इसलिए तो लोगों पे चाहिए। पर दादा को प्रोड्यूस करने में काफी समय जरूर लगा है क्योंकि मांगा तो काफी समय से प्रोड्यूस हो रहा था, तो इतना डिले क्यों चला एनिमे को बनाने में? बताता हूँ। देखो, जहाँ बाकी सारे अदर क्रिएटर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, डिजिटल मीडिया का इन्वॉल्व करके अपने मांगा को ड्रॉ करते हैं, तात्सु अभी भी अपने ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं और अपने मांगा को ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें ऑब्वियस ज्यादा टाइम तो लगता ही है। हाँ भाई, ये सब स्याही का इस्तेमाल करके बनाया गया है, यकीन कर सकते हो। लगता है तात्सु को पुराने तरीके से काम करना पसंद है, मेरी तरह। हालांकि मुझे मांगा पढ़ने के दौरान एक चीज हमेशा से खटकती आई है, वो है बॉल्स। नहीं, ओकारून बॉल्स, जिसको कि पूरे मांगा में गोल्डन बॉल करके मेंशन किया गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है ओकारून की बॉल काफी महत्वपूर्ण होती है, जिसके लिए उन्होंने जापानीज में एक स्पेशल टर्म भी रखा है, केंतामा, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर गोल्डन बॉल्स आता है। पता नहीं क्यों ये इनमें बॉल्स पे इतना फोकस क्यों करती है। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दान एक एमलेस स्टोरी प्रोग्रेशन है, जिसको क्रिएटर ने बिना सोचे समझे बस जो आया मन में उसे ड्रॉ कर दिया। इसलिए इसमें आपको एक सेटअप ऑफ प्रॉपर स्टोरी, प्रॉपर विलन और उनकी पावरफुल स्टोरी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। हालांकि इमोशनल बैक स्टोरी, रोम-कॉम एक्शंस, एलियन, योकाई और जापानीज हिस्टोरिक एलिमेंट एनिमे को पुश फॉरवर्ड जरूर करती है। जैसे कि एनिमे के शुरू में ही हम मोमो को उसके गेट से पेपर को निकालते हुए देखते हैं, जो कि एक स्पेशल टाइप का टेल्समेथ होता है ताकि ओकारून घर के अंदर जा पाए। जापानीज लोग इसे ओफुदा कहते हैं, जो कि एक स्पेशल स्पिरिट बैरियर होता है, जो कि स्पेशली बनाया गया होता है ताकि कोई भी योकाई बैरियर के अंदर ना आ जा सके। दूसरी चीज जो मैंने एपिसोड 1 देखने के दौरान नोटिस किया कि हालांकि एलियंस काफी एडवांस होते हैं, पर फिर भी ये लोग एक चीज तो मानते हैं कि कितने ही एडवांस होने के बावजूद भी ये लोग मोबाइल फोन्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। वही ग्रैनी बड़े आराम से कर लेती है। इसके साथ ही सर्पो एलियंस का कहना होता है कि वो क्लोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई करते आए हैं, इसलिए सेम होते हैं। पर एपिसोड 1 को ध्यान से देखोगे तब उनकी आंखों का रंग अलग अलग होता है, जो कि बताता है कि ये लोग एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते हैं जैसा कि ये लोग कहते हैं। देखो, वैसे तो काफी सारे हैं, पर मुझे लगता है कि इतना काफी है। अगली वीडियो टॉप टियर लिस्ट पे होगी, तो तैयार रहना। तब तक के लिए इस वीडियो पे क्लिक करो जहाँ हमने ब्लिच के 14+ हिडन सीक्रेट्स पर बात किया है। बाय।